चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं पंजाब की राजनीति में आए उस तूफान की जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके प्रशासन को घेरे हुए उन विवादों की जो एक साथ कई मोर्चों से आ रहे हैं। मतलब प्रशासनिक फैसलों से लेकर वित्तीय जांच और यहां तक कि व्यक्तिगत आचरण तक। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार अपना बचाव कर रही है। तो बिना किसी देरी के आइए इन सारे दावों, तथ्यों और आधिकारिक बयानों को डिकोड करते हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी। कोई भी राज्य सरकार तब काम कैसे करती है जब उस पर एक साथ इतनी सारी दिशाओं से राजनीतिक हमले हो रहे हों। सोचिए, एक तरफ आपके प्रशासनिक अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियां वित्तीय मामलों की जांच कर रही हैं और ऊपर से कानून व्यवस्था और व्यक्तिगत आचरण के आरोप। ऐसे में राज्य का जो रोजमर्रा का कामकाज है वो कैसे प्रभावित होता है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने इसे 5 साफ सुथरे हिस्सों में बांटा है। पहला, बाहरी नियंत्रण और शासन। दूसरा, ईडी के समन और जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप। तीसरा, फाइलों को नष्ट किए जाने के कथित दावे। चौथा, कानून व्यवस्था की चुनौतियां। और पांचवा, नशे से जुड़ा वो विवाद जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो है बाहरी नियंत्रण और शासन को लेकर उठ रहे सवाल। हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पब्लिक इंटरेस्ट एडवाइजरी पैनल का अध्यक्ष बना दिया गया और इसके बाद जो तीखी प्रतिक्रियाएं आई वो आप देख ही सकते हैं। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि चड्ढा पंजाब में दिल्ली दरबार के प्रतिनिधि हैं। उनका मानना है कि ये फैसला सीधे सीधे जनता की इच्छा को दरकिनार कर रहा है। मतलब विपक्ष को ये डर सताने लगा है कि पंजाब सरकार का असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने इसे एक सुपर कैबिनेट और असंवैधानिक अथॉरिटी बता डाला। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह कदम राघव चड्ढा को पंजाब का असली मुख्यमंत्री बनाने जैसा है और अब सरकार बस ठेके पर चलेगी। ये बयान हमें बताते हैं कि सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर राज्य में कितनी गहरी शंकाएं पैदा हो गई हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम बिंदु पर। यह जुड़ा है वित्तीय जांच, ईडी के समन और भूमि धोखाधड़ी के उन आरोपों से जिन्होंने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मई के महीने में ये मामला काफी नाटकीय हो गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मुख्यमंत्री के करीबियों से जुड़ी कई जगहों पर छापे मारे। 7 मई को तो मोहाली, चंडीगढ़ और पटियाला में लगातार तलाशी चली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई खरड़ की उस छापेमारी की, जहां चश्मदीदों ने बताया कि ईवी के पहुंचते ही 9वीं मंजिल से कथित तौर पर कैश से भरा एक पूरा बैग नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद 18 मई को ईडी ने 150 करोड़ रुपए की सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज घोटाले में गमाड़ा के मुख्य प्रशासक को भी तलब कर लिया। अब यहां दोनों पहलुओं को देखना दिलचस्प है। एक तरफ ईडी है जो 150 करोड़ रुपए के सीएलयू परमिशन में हुई कथित धांधली और सनटेक सिटी जैसे बिल्डरों द्वारा निवेशकों के पैसे के हेरफेर की जांच कर रही है, और दूसरी तरफ है सरकार का रुख। आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र होकर चलनी चाहिए। गमाड़ा के प्रमुख ने भी इस जांच में पूरा सहयोग देने और सारे रिकॉर्ड पेश करने की बात कही है। और इन्हीं वित्तीय जांचों से जुड़ता है हमारा तीसरा मुद्दा, संवेदनशील फाइलों और रिकॉर्ड्स को कथित तौर पर नष्ट किए जाने के गंभीर आरोप। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। उनके मुताबिक 16 अप्रैल की सुबह 5 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, अधिकारियों को रातों रात दफ्तर बुलाया गया और उनका दावा है कि ये सब 17 अप्रैल को होने वाली ईडी की छापेमारी से ठीक पहले अहम सबूतों और फाइलों को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। जाहिर है, इस तरह के आरोप सीधे तौर पर सरकार की नीयत पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। इन आरोपों के बाद विपक्षी दल पूरी तरह से आक्रामक हो गए हैं। पूर्व आप विधायक और अब भाजपा नेता शीतल अंगुराल जैसे नेताओं ने तुरंत केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग कर डाली है। वो मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। मतलब विपक्ष सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है कि उनके पास इन कथित भ्रष्टाचार के सबूत मौजूद हैं। चलिए अब चौथे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जो आम जनता से सबसे ज्यादा जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं राज्य की कानून व्यवस्था और बढ़ती गैंग हिंसा की चुनौतियों की। आपको याद होगा, सरकार ने सोशल मीडिया पर वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कहते हुए सिद्धू मूसेवाला सहित 424 लोगों की सुरक्षा में कटौती कर दी थी।
सरकार के लिए ये एक कड़ा कदम था, लेकिन विपक्ष ने इसे एक खतरनाक पीआर स्टंट बताया। और सबसे भयानक बात यह हुई कि सुरक्षा कटौती के ये गोपनीय दस्तावेज लीक हो गए, जिसके तुरंत बाद ही मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे राज्य को सच में झकझोर कर रख दिया था। दुर्भाग्य से यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। जालंधर में आम आदमी पार्टी के ही नेता लकी ओबेरॉय की हत्या हो गई। अकाली दल का दावा है कि सिर्फ जनवरी के महीने में ही लगभग 25 हत्याएं हुईं, और वो भी बाजारों, शादियों और धार्मिक स्थलों जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में पूरी तरह से जंगल राज आ चुका है। उनका सवाल बहुत सीधा है, जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? और अब आते हैं हम अपने पांचवें और आखिरी बिंदु पर। ये मुद्दा प्रशासनिक नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत आचरण से जुड़े उन आरोपों पर है जिन्होंने काफी चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं नशे से जुड़े विवाद की। देखिए, मुख्यमंत्री और शराब से जुड़े आरोपों का एक काफी पुराना इतिहास रहा है। 2015 में उन पर संसद में नशे की हालत में आने का आरोप लगा। फिर 2019 में उन्होंने एक रैली में अपनी मां की कसम खाकर पब्लिक के सामने शराब छोड़ने का संकल्प लिया था। लेकिन बात तब फिर बिगड़ गई जब 2022 में उन पर नशे के कारण जर्मनी में लुफ्थांसा की फ्लाइट से उतारे जाने का आरोप लगा। और अभी हाल ही में लेबर डे के दिन पंजाब विधानसभा सत्र में भी उन पर नशे में होने के आरोप लगाए गए। विधानसभा की इस घटना के बाद तो विपक्ष ने सीधा मोर्चा खोल दिया। सांसद स्वाति मालीवाल का ये बयान देखिए। उन्होंने बेहद आक्रामक तरीके से मांग की कि मुख्यमंत्री का तुरंत अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह प्रताप सिंह बाजवा ने भी मुख्यमंत्री के टेस्ट की मांग की। उनका तर्क है कि पंजाब जैसे संवेदनशील और सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री पर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो ये सीधे तौर पर राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम इसे कानूनी और संवैधानिक नजरिए से देखें तो चीजें इतनी आसान नहीं हैं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए नियमित अल्कोहल टेस्ट को अनिवार्य बनाता हो। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर होते हैं और मेडिकल जांच के लिए आमतौर पर किसी कानूनी उल्लंघन या औपचारिक पुलिस शिकायत की जरूरत होती है, सिर्फ राजनीतिक आरोपों की नहीं। और विधानसभा के अंदर की बात करें तो वहां किसी के भी आचरण पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस लौटते हैं। जब कोई भी सरकार एक साथ इतने सारे विवादों में घिरी हो, चाहे वो बाहरी कंट्रोल के आरोप हों, ईडी के छापे हों, फाइलों का नष्ट होना हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर व्यक्तिगत आचरण पर उठते सवाल, तो इसका राज्य की रोजमर्रा की गवर्नेंस पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये पंजाब के भविष्य, उसकी स्थिरता और उसकी प्रगति से जुड़े वो गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में हर कोई जानना चाहेगा।